हो रही हैं। 7 से 8 माह हो चुके हैं, अभी तक आप लोग प्री अरेस्ट बेल पे हैं, तो बेल कंफर्म क्यों नहीं हो रही? और इकरा के ऊपर एक सेपरेट एफआईआर है। उनके ऊपर एलिगेशन ये है कि डकी ने जो प्रमोशन की हैं, ठीक है, जो उसमें यूआरएल दिए गए हैं, लिंक्स दिए गए हैं यूट्यूब के चैनल के, उनके अंदर अरीब ने भी मामलत की है। तो उस वक्त उन्होंने एक ऐसी फ़िज़ा कायम कर रखी थी कि हर बंदा उस टाइम डरा हुआ है, खौफ का मुतला है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। क्वेरी होती है 28/8/2025 को, ठीक है। एफआईआर जाके होती है 24/9/2025 को। ये जो इंक्वायरी उस टाइम की इंसाफ के असूल के लिए तो नहीं थी ना उस टाइम। आपको सबको पता है क्यों एफआईआर दी जा रही थी। अगर नुकसान हुआ है किसी का तो एफआईआर में एफआईआर आगे करवाते हैं ना। प्राइवेट कंप्लेंट होता ना, कोई विक्टिम होता, कहता कि मुझे नुकसान हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आज हम बात करेंगे यूट्यूबर्स के खिलाफ एनसीसीआई में चलते हुए केस के हवाले से कि अब तक इस केस के बारे में क्या अपडेट्स हैं। डकी बाई केस बड़ा मशहूर और बड़ा जो है वो मीडिया में रहने वाला केस था, जिसमें एनसीसीआई के अफसरान की जानिब से कुछ इर्रेगुलरिटीज़ का इंकशाफ हुआ और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, मुकदमात का भी इंदराज हुआ और गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई और बाद डकी भाई जेल में रहे और उनकी ज़मानत हुई। लेकिन उनके साथ साथ दीगर जो यूट्यूबर्स थे उन पर भी मुकदमात का अंदराज किया गया और आज वो मुकदमात कहाँ खड़े हैं, उनकी तफ्तीश कहाँ पहुँच चुकी है, इस हवाले से जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इकरा जो कमल हैं, उनके एडवोकेट जो इस केस को परसू कर रहे हैं। उनसे आज हम बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तो सर बताइएगा पहले तो इस केस के बारे में कि अभी तक की अपडेट क्या है। उनकी कल और परसों हेयरिंग थी, तो हेयरिंग में क्या सर, थैंक यू सो मच आपने मौका दिया बोलने के लिए। इसमें अभी इकरा जो है वो इकरा और अरीब दोनों इकरा और अरीब दोनों जो है वो हस्बैंड वाइफ हैं। यानी इकरा कमल जिनका सिस्ट्रोलॉजी चैनल जो चला रही है, ठीक है, और अरीब उनके हस्बैंड हैं जी। और दोनों जो है वो अब उसमें नेक्स्ट डेट 23 अप्रैल है और दोनों प्री अस्पील के ऊपर हैं और इकरा के ऊपर एक सेपरेट एफआईआर है। अच्छा, इकरा की अलग एफआईआर है जो अभी ये मेरे पास भी मौजूद है 1619। ये इकरा कमल की एफआईआर है और अरीब को डकी बाई के केस में नामजद किया गया। हाँ, उसमें सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में बाद में ऐड किया गया है, ठीक है, यानी एफआईआर वही है और उसके अंदर ही उसको नामजद किया गया कि इन्होंने भी जो है वो मुशावरत के साथ कि वो जो जुवे के ऐप की तशहीर जो उनका एलिगेशन आप सुने। उनके ऊपर एलिगेशन ये है कि डकी ने जो प्रमोशंस की हैं, ठीक है, जो उसमें यूआरएल दिए गए हैं, लिंक्स दिए गए हैं यूट्यूब के चैनल के, उनके अंदर अरीब ने भी मामलत की है। अब लिंक्स उठा के देख लें, कहीं पे भी वो नहीं है। यानी डकी बाई के लिंक्स के अंदर वो नहीं है, लेकिन मुआवनन में उसको नामजद कर दिया। उसकी सर वजह ये है कि जो उस टाइम की एनसीसी की टीम थी, उन्होंने जो भी इंक्वायरी उस टाइम कर रहे थे, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उन्होंने मैलाफर्डी और मिसयूज ऑफ पावर्स करते हुए लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर दिया और फिर आपने देखा है कि उसके बाद उनके साथ क्या हुआ है। तो उस वक्त उन्होंने एक ऐसी फ़िज़ा कायम कर रखी थी कि हर बंदा उस टाइम डरा हुआ है, खौफ का मुतला है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इकरा कमल इनका सिस्ट्रोलॉजी चैनल है, बड़ा फेमस भी हैं ये सारी बहनें और इनका बड़ा अच्छा चल रहा है। तो इनको जो है वो जब इनको बुलाया गया तो ये पेश भी नहीं हुई वहाँ पे, उसकी क्या वजह थी? जिसके बाद एफआईआर, अगर ये गिल्टी नहीं थी तो पेश होती वहाँ पे? सर देखिए, उस टाइम की जो सिचुएशन है, आप वो उस टाइम बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी। उस टाइम प्रॉपर उनको भी पता था कि बेबी एक्सपेक्ट है, किसी भी टाइम प्रेग्नेंट थी और वो, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसी दौरान ही एफआईआर दी गई और फिर उसके बाद जब बेबी उनका हुआ तो उसके बाद फिर वो एनसीसी में इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन किया, बाद में कोर्ट में आके प्रेस बेलों पे भी आए और इवन कि अभी अपना जो उनका बेबी है, ब्रेस्ट फीडिंग बेबी है, उसको घर छोड़ के एनसीसी ऑफिस भी आती हैं, उसके बाद कोर्ट में भी आती हैं, वहाँ पे जाके उनको जो है मतलब फीडिंग करवाती हैं। अच्छा, इल्ज़ाम देखिए कितना बड़ा जुल्म है, ना सिर्फ इकरा कमल के ऊपर बल्कि जो छोटा बेबी है उसके ऊपर भी, कि वो ये सारा कुछ वो उनको फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, एफआईआर अगर मैं इसकी पहली लाइन पढ़ूँ तो इंक्वायरी नंबर 4807/25 की है, 28/8 रजिस्टर्ड रिसीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि रिलायबल रिसोर्सेज से एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। उर्दू में मैं बता देता हूँ कि सम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक्टिविस्ट एंड यूट्यूबर टेकिंग बेनिफिट्स फॉर देयर नॉर्म्स, यानी कि वो अपने मकसद के लिए जो है वो ये फैला रहे हैं। आपने एफआईआर की 2 लाइनें पढ़ी, ठीक है, 2 लाइनें में 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 पे इंक्वायरी, हाँ जी बिल्कुल, इंक्वायरी होती है 28/8/2025 को, एफआईआर जाके होती है 24/9/2025 को, तकरीबन 1 माह बाद।
ठीक है। हम ये कहते हैं कि ये इंक्वायरी जो की गई थी मैलिफिसेंट इंटेंशंस के साथ की गई थी, इसमें इंसाफ का असूल नहीं था। नहीं, आपको 3 नोटिस नहीं मिले पूरे? नोटिस हमारे पास आई नहीं। अच्छा, नोटिस आपके पास नहीं आया? खबरों में चलते रहे, नोटिस हमारे पास नहीं आए और ना ही हमने उस टाइम को रिप्लाई दिया। नहीं, उसकी रिसीविंग वगैरह नहीं की? आपके पास कोई नोटिस नहीं? कोई नोटिस उस टाइम नहीं आया। ये जो इंक्वायरी उस टाइम की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने नोटिस दिए हैं। और वो एफआईआर के आगे आप देखेंगे तो जो एलिगेशन है हमारे ऊपर वो कुछ और है। ये जो इंक्वायरी उस टाइम की कि इंसाफ के असूल के लिए तो नहीं थी ना उस टाइम, आपको सबको पता है क्यों एफआईआर दी जा रही थी। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि रिलायबल सोर्सेज से पता चला, इसका मतलब ये हुआ कि विक्टिम नहीं है इसमें, ठीक है। अब आगे ये कहते हैं कि सम यूट्यूबर्स, बिल्कुल एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर जो हैं ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सैकड़ों हजारों के हिसाब से वीडियोस और वो जनरल पब्लिक को जो है वो इस पे इन्वेस्ट करा रहे हैं गैम्बलिंग ऐप के ऊपर, और वो जुआ करवा रहे हैं ऑनलाइन। अच्छा, तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं ये कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, एक्टिविस्ट हैं, उसमें आपके मतलब पीएस लेवल तक, फिर उसके बाद नेशनल हीरोज तक ये सारी प्रमोशन हो रही हैं। तो ये मतलब उनको खुद को भी नहीं पता कौन कौन से यूट्यूबर सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद पिक एंड चूज किया गया किसके ऊपर देनी है एफआईआर, किसके ऊपर नहीं देना। अब हमारा क्या कसूर है? हमारा टोटल कितनी एफआईआर है वैसे? अभी तक जो एफआईआर है मेरे ख्याल में ये 4-5 ही मेन यूट्यूबर हैं जिनके ऊपर उन्होंने एफआईआर दे दी, मतलब गिरफ्तार किया था। और देखिए बात ये है कि हसनैन भाई, इसमें जो इंक्वायरी ये वाली उस टाइम की जा रही थी, ठीक है, उसमें ना ही तो कोई विक्टिम था, ना ही कोई प्राइवेट कंप्लेनर था, ना ही कोई ऐसा बंदा था जिसका कोई नुकसान हुआ हो। कहते हैं ना प्रमोशंस की हैं, प्रमोशन की वजह से लोगों का नुकसान हुआ है, इंडिविजुअल का नुकसान हुआ है। और फिर ये भी कहते हैं कि नेशनल इकॉनमी को डाउनफॉल आया है। तो नेशनल इकॉनमी को देखिए, एज ए यूट्यूबर, माशाल्लाह आप ही यूट्यूबर हैं, जो पैसे आते हैं वो बाहर से आते हैं, डॉलर में आते हैं, और बाकायदा बैंक के स्टेज के ऊपर ही टैक्स काट के आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। तो आप लोग फ़ायदा करते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, कौमी खजाने का, पाकिस्तान में पैसे लेके आते हैं, ना कि आप नुकसान करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि भाई आपने ये काम गलत काम किया। देखिए हमारी लीगल टर्म नहीं, उसमें ये है कि आपने एक जुए की एप्लीकेशन है उसको प्रमोट किया। असल ये मुद्दा है कि जुए की ऐप की वजह से जो है वो जो पब्लिक है उनको नुकसान हुआ, उनको लॉस हुआ। असल ये जिसके ऊपर जो है वो सारा कुछ बेस कर रहा है, और सारी एफआईआर जो मैं कल तमाम का सेम ही जो है ना उसमें, और सेक्शन भी यही है कि आपने 13, 14, 25 और 26 पीका एक्ट है जो अब अमेंडेड हुआ 2025 में, वैसे तो 16 में बना था, तो उसका यही है कि मिस इन्फॉर्मेशन और बाकी चीज़ें हैं। तो ये नहीं है इसके अंदर आपकी सेक्शन भी सेम है ऑलमोस्ट सबके, और जो एलिगेशन है वो भी सेम है। अब मैं आपको असल तो एलिगेशन आप प्रिज्यूम नहीं कर सकते कोई चीज़ कि भाई आपने ये काम किया है तो ये हुआ होगा। अगर नुकसान हुआ है किसी का तो एफआईआर के करवाते हैं ना, प्राइवेट कंप्लेंट होता ना, कोई विक्टिम होता, कहता कि मुझे नुकसान हो गया। बिल्कुल ठीक है, नहीं है ना? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे अब ये बताएं कि अभी जो एनसीसीआईए की टीम है, अब सारे तफ्तीशी आपके चेंज हो चुके हैं या अभी भी उनमें से कोई ऑफिसर्स हैं जो आपकी तफ्तीश कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे? देखिए सर, बात ये है कि पहले जो एनसीसी के डिपार्टमेंट हमेशा से डिपार्टमेंट कायम रहते हैं, ऑफिसर चेंज होते रहते हैं, शख्सियात आती जाती रहती हैं, लेकिन वो जो शख्सियात होती हैं उनका जो रवैया होता है या वो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन मुनसफाना तरीके से या शफाफ तरीके से या प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, उससे अदारे की इज्जत बढ़ती है। अब जो नई टीम आई है वो उनमें सब एबिलिटीज़ हैं, वो अब लोगों को अब उम्मीद पैदा होना शुरू हो गई है कि हमें ये टीम जो है इंसाफ दिलाएगी और यहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। और अच्छा, अभी तक इसमें पेश भी हो रहे हैं 7 से 8 माह हो चुके हैं, अभी तक आप लोग प्री अरेस्ट बेल पे हैं, तो बेल कंफर्म क्यों नहीं हो रही? क्या आप कोई अपना ऐसा एविडेंस पेश नहीं कर सके या आप अदालत को मुतमईन नहीं कर सके कि आप गिल्टी नहीं हैं? नहीं सर, इसमें यह है कि जो एफआई है और जो एनसीसी है, इनका एफआईआर देने का तरीका बहुत डिफरेंट है। पहले इंक्वायरी करती है, उसके बाद एफआईआर होती है। और स्पेशली ये जो वाले केस हैं, ये जो जितने यूट्यूबर्स के केस हैं, इनमें गैजेट्स इन्वॉल्व हैं, मोबाइल फ़ोन इन्वॉल्व हैं, और उनकी बाकायदा फॉरेंसिक होती है। फॉरेंसिक पे टाइम लगता है, इस वजह से वो रिपोर्ट जब आती है तो उसके बाद जाके इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है। तो इसलिए एनसीसी वाले जो भी हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, वो भी थोड़े हद तक मतलब बाउंड होते हैं, लिमिट तक कहते हैं, क्योंकि उन्होंने भेज देनी होती है आगे फॉरेंसिक लैब, उसमें एक टाइम मिलते हैं, 1-1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने भी लग जाते हैं। तो वहाँ से जब रिपोर्ट आती है फिर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है। तो वो बस इसी अभी तो अब तक कितनी पेशियाँ हो चुकी हैं आपकी? 5-6 पेशी पड़ चुकी हैं। और सब पे पेश हो रहे हैं आप?
सब पेशियों पेश हो रहे हैं। और मसला ये है कि चूँकि मामला अभी अंडर ट्रायल था, कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी इस पे चल रही थी, तो जितनी भी पहले पेशियाँ पड़ी हैं हम खुद कोशिश कर रहे थे। मैंने भी उनको ये कहा था इकरा को और को कि हम इसको मीडिया पे हाईलाइट नहीं करेंगे हम जब तक केस ख़त्म नहीं हो जाएगा। वो फिर बाई चांस किसी दिन वो मास्क, हर दफ़ा मास्क लगा के आते थे, एक दफ़ा वीडियो लीक होगी और फिर मीडिया पे वो चल पड़ा कि भाई अब लोगों को ये लगता है कि शायद ये अब पेश हुए हैं। हम पसे पर्दा बड़ी देर से इसी चक्कर में लगे हुए थे और हम हर जगह पे जाके, लेकिन स्टार्टिंग में तो ये कहा जाता रहा ना कि आपको बुलाया जाता रहा, नोटिस भी भेजे गए, लेकिन आप पेश नहीं हुए। सर देखिए, आपकी अगर फैन फॉलोइंग है, अगर आपके कोई दोस्त हैं तो आपके दुश्मन ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये पैदा होता है कि FIR क्यों दी, ठीक है। आपके हासिदीन बहुत ज़्यादा होते हैं आपके, देखिए इसमें आपकी रेस्पेक्ट, आपकी सोशल रेस्पेक्ट, आपकी रेपुटेशन डैमेज इसमें हुई है, ठीक है। एक होता है फिजिकल टॉर्चर करना, एक होता है ज़हनी तौर पे अजियत देना। इस केस में, स्पेशली इकरा वाले केस में, इतनी ज़हनी अजियत देगी उनको कि जब उनके बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उस टाइम इंक्वायरी खोल दी गई और जैसे ही बेबी हुआ FIR दे दी गई। और बेबी भी 4-5 माह है, तो अब वो ब्रेस्ट फीडिंग बेबी है, घर छोड़ती हैं, कभी NCC ऑफिस जा रहे हैं, कभी कोर्ट आ रहे हैं, कभी NCC जा रहे हैं, कभी कोर्ट आ रहे हैं, कभी घर जा रहे हैं और जाके फीडिंग करवा रहे हैं। तो ये देखिए, इससे आपका जो क्वेश्चन था कि आप पेश नहीं हो रहे हैं, तो आप देखिए कि कितना बड़ा जुल्म किया जा रहा है, ना सिर्फ इकरा के ऊपर, अच्छा, बल्कि उनके बेबी के ऊपर भी। अच्छा चलें, ये तो एक मेंटली टॉर्चर की आपने बात कर दी, कोई फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है इस वजह से आपको? बिल्कुल, जब ये देखिए, ये जो सोशल फैन फॉलोइंग कम हुई है, सोशल जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इनका सारा मतलब करता धरता यही होता है। एक इन्होंने जो दुनिया कायम की होती है, यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया सोशल लाइफ है, तो जब ऐसी चीज़ सामने आती है तो आपकी रेपुटेशन भी डैमेज होती है, आपकी रिस्पेक्ट भी साख भी मुतासर होती है। तो ये सब कुछ हुआ जब ये हुआ। और फिर आपको पता है कि जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो आप मेंटली तौर पे तैयार नहीं होते हैं कोई व्लॉग बनाने में या किसी चीज़ प्रोडक्टिविटी को करने में, या आपसे कोई काम ही नहीं होता है, क्योंकि सारे जो व्लॉग्स इनके हैं आप उठा के देख लें, वो सोशल और डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ के ऊपर बनते हैं। और वो हमेशा उन्होंने पॉजिटिव मैसेज दिया है सोसाइटी में, और पॉजिटिव क्योंकि फैमिली देखती है उनको, और फैमिली व्लॉगिंग करते हैं और हमेशा आप जितने भी व्लॉग उठा के देखें, हमेशा उन्हें पॉजिटिव चीज़ें माशरे में दी हैं और उनका कभी भी कोई ऐसा नामकसद रहा है। और फिर मैं आपको इसमें एक चीज़ और कर दूँ कि हमारी एक लीगल टर्म यूज़ होती है कि मेंसरिया एक्टर्स राइट्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी काम करना है, अगर आपने क्रिमिनल लाइबिलिटी को एस्टेब्लिश करना है अगर, तो आपके गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट का होना ज़रूरी है। उस वक्त क्योंकि ये सब कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यही तस्वर किया जाता है कि ये लीगल है और ये इससे कोई नुकसान नहीं है, तो अच्छा, कोई गिल्टी माइंड नहीं है। अच्छा, ये एक्ट नहीं है। ठीक है, ये बताइएगा कि आपने जब इस ऐप को प्रमोट किया तो कोई एग्रीमेंट था उनके, कोई उनसे पेमेंट ली आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्यों प्रमोट किया? कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है, कोई हमारा उनके साथ लिंक नहीं है, कोई हमने फाइनेंशियल रॉन्गफुल तरीके से गेन नहीं किया, और ना ही हमने किसी बंदे को रॉन्गफुल लॉस किया है, और ना ही नहीं तो किसके कहने पे किया या वैसे ही इसको बना दिया? सर देखिए, बात ये है, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो इंक्वायरी उस टाइम की गई है, ये इंक्वायरी की आप बेस देखें, ये उस वक्त की जो ऑफिसर थे, अब वो उन्होंने मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज, अपना यूज पावर्स को किया और मेलाफेडी इंटेंशन के साथ FIR दी गई। और हम इसलिए कहते हैं कि जो सेक्शन इस पे लगाए गए हैं वो बनते नहीं हैं, और इसके ऊपर एक मुनसफाना और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, और जो कि हम उम्मीद करते हैं, और उसके ऊपर खराज रिपोर्ट बननी चाहिए NCC की तरफ से, और इसको मेरे ख्याल में क्लोज होना चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, आपने सारी बातें सुनी और आप अपना जो राय है अपनी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि ये जो केसेस चल रहे हैं इसको क्या होना चाहिए, क्या ये बिल्कुल फेक हैं, क्या इसके पीछे इंटेंशंस जो थी वो गलत थी, और क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।